हेलो स्टूडेंट्स, हम फलों के प्रकार पढ़ रहे थे। और फलों के प्रकार में हमने आच्छादी और एकेकी पढ़ा था और इसके उदाहरण हमने कर लिए थे। प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए दिए थे, बाकी कुछ क्वेश्चन अभी मैं जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं करा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। पहले सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित एक फलन है। f r स्टार से r स्टार तक एकेकी तथा आच्छादक है। क्या सिद्ध करना है? एक फलन f(x) = 1/x है, इसको एकेकी तथा आच्छादक सिद्ध करना है। ठीक है ना, एकेकी भी आच्छादक। लेकिन मेन चीज़ ये देखना फलन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है ना, क्या इसका पहला वाला जिससे हम देखते हैं, ठीक है, वो है जैसे कि प्रांत नॉर्मली बोलते हैं हम। ठीक है ना, ये सह प्रांत, तो प्रांत से सह प्रांत, ये प्रांत है, सह प्रांत है। तो देखते हैं एकेकी तथा आच्छादक है, जहाँ ये क्या है आर स्टार जो दे रखा है इन्होंने। वैसे नॉर्मली हम आर लेते हैं ना, आर मतलब वास्तविक संख्या होती है ना। आर स्टार सभी शून्येतर वास्तविक, मतलब यहाँ पे एक स्टार का मतलब शून्य संख्या नहीं लेनी है। बुक में थोड़ा सा तुम देखोगे तो ऋणेतर लिखा हुआ, वहाँ पे शून्येतर नहीं लिखा, ऋणेतर। वो गलत है, उसको सही कर लेना। ऋणेतर नहीं है, शून्येतर होगा। शून्येतर का मतलब शून्य नहीं लेनी। शून्य इसलिए नहीं लेनी, ये भी समझ लो शून्य क्यों नहीं लेनी, जिन्होंने क्यों छोड़ा होगा शून्य को, इसलिए क्योंकि 1/, तुम्हें पता है ना, अगर बटे में शून्य हम नहीं लेते ना कभी भी, वरना वो परिभाषित ही नहीं होता। ठीक है ना, अनंत आ जाता, परिभाषित नहीं होता। इस वजह से शून्य को छोड़ दिया है। नहीं तो x अगर शून्य भी लेंगे तो बटे में शून्य रखना पड़ेगा हमें, इसलिए शून्य को छोड़ दिया। शून्य ऋणेतर नहीं है, शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रांत आर, प्रांत को अगर, प्रांत का मतलब पहला वाला, पहले वाले को प्रांत कहते हैं ना, और दूसरे वाले को सह प्रांत कहते हैं। यदि प्रांत, तो ध्यान रखना ये वाला प्रांत है, ये वाला प्रांत है, ये सह प्रांत है। प्रांत को n से बदल दें, अगर इसको हम n से बदल दें, ठीक है ना, और ये सह प्रांत इतना ही रखें, तो क्या परिणाम अभी भी वही होगा कि एक अच्छा तक आगे। तो वो देखते हैं, पहले बाद वाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, पहले पहले वाले को हम देखते हैं कि क्या। वैसे तो तुम्हें मैंने बताया कि जब सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है, सिद्ध करने के लिए कभी भी आता है एकेकी आच्छादक, तो वही वाला फॉर्मूला तुम्हें अपनाना है। वो f(x1) = f(x2) और x1 = x2 सिद्ध कर देना। और वो आच्छादक में भी वही y बिलोंग्स टू n वाला, y बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक है ना। और इसमें जो भी वो दे रखा है उसमें इसका अस्तित्व इस प्रकार से, जो भी मैंने तुम्हें बताया था वही लिख देना, तो क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन मैं फिर भी तुम्हें खाली ऐसे बता देता हूँ क्या सही भी है कि नहीं है, एकेकी आच्छादक है। तो तुम देखोगे नॉर्मली, अगर एक मैं ले लूँ आर स्टार से, ठीक है, ये तुम्हें ये रफ में कर सकते हो तुम, इसको ज़रूरी नहीं है फेयर में करना तुम्हें। ठीक है, और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो आँख मूंद के सीधा करना शुरू कर दो। f(x1) = f(x2), ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब सिद्ध नहीं करना, मतलब सिद्ध करने वाला है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत है, एकेकी नहीं है या आच्छादक नहीं है, वहाँ पे तुम्हें एक उदाहरण देना पड़ता है, ये बतानी पड़ती है बात की, ये ऐसी संख्याएँ हैं जो कि जिसकी वजह से आच्छादी नहीं है, जिसकी वजह से एकेकी नहीं है, तो वहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण दे देते हैं। ठीक है, आर स्टार में तो सारी संख्याएँ आ जाएंगी ना, केवल किसको छोड़ के, जीरो नहीं लेना ना। तो इसका मतलब है -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, और ऐसी संख्याएं भी आएंगी इसमें। कौन सी? जैसे 1/2, 1/3, इस टाइप की संख्याएं भी आएंगी, क्योंकि ये वास्तविक संख्याएं, दशमलव वाली भी सारी संख्याएं आएंगी। तो -2, -1। अभी हम बोल क्या रहे हैं, किसका संबंध किससे है, देखो ध्यान से। संबंध तब है, ये एक तरीके रेसिप्रोकल हो गया, मतलब अगर x = 1 लेंगे, मान लो x = 1 लेंगे, तो उसका संबंध किससे होगा, 1 से ही, क्योंकि 1 लेंगे, f(1) लेंगे तो 1/1 कितना, 1 ही होता है। f में 2 लूँ तो कितना हो जाएगा, 2, तो 2 का संबंध किससे हो जाएगा, 1/2 से। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 लगभग यहाँ पे कहीं होगा ना, 1/2। तो ऐसे करके तुम्हें दिख रहा होगा हर एक का क्या आएगा, एक ही संबंध। किसी का तुम्हें मेन चीज़ रेसिप्रोकल, मतलब जो व्युत्क्रम है, तो क्या कभी भी 2 नंबर का एक ही व्युत्क्रम हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। 2 नंबर का एक ही व्युत्क्रम हो सकता है। बहुएक कब होगा, बहुएक ये होगा कि मतलब जैसे 1/2, 2 का भी आया, 1/2 व्युत्क्रम 2 का उल्टा करते हैं, कितना आता है, 1/2। किसी और कोई संख्या और ऐसी हो सकती है यहाँ पे जिसका उल्टा करें हम, जिसका व्युत्क्रम करें और 1/2 आ जाए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना। इसका मतलब है कि क्या ये एकेकी है, ये 2 का नहीं, हर एक बार 1 का ही। और दूसरा मेन चीज़ है आच्छादक। आच्छादक का मतलब यहाँ पे सब में टिक लगना चाहिए, टिक तभी तो लगेगा, ये किसी न किसी के व्युत्क्रम होंगे। तो व्युत्क्रम तो यहाँ, व्युत्क्रम तो हर कोई संख्या किसी न किसी की व्युत्क्रम तो होती है। ये सारे के जीरो तो हमने लिया ही नहीं है, जीरो ही नहीं होता बस खाली। तो जीरो को छोड़ के -3 किसका व्युत्क्रम होगा,
-1/3 का तो -1/3 यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, ऐसी -2 -1/2 का, तो यहाँ पे सब में टिक लगेगा, मतलब ये आच्छादी भी है। ठीक है, तो ये हमें बस खाली मैंने ऐसे ही समझाया ये, क्योंकि इसमें सिद्ध करने के लिए दिया था। तुम सीधा स्टार्ट कर सकते हो। क्या बताया था मैंने, चलो देख लेते हैं। मैंने ये बोला था कि हम शुरुआत ऐसे करते हैं, एक एक ही करना है ना हमें सबसे पहले। तो अगर तुमने क्वेश्चन किए होंगे तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, कैसे x1 मैंने कुछ क्वेश्चन घर से करने के लिए दिए थे ना, x1 x2 बिलोंग्स टू ये पहले वाले में, ये वाले, ठीक है ना, इससे क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही है ना, x1 x2 इसमें है। ठीक है ना, ठीक है, माना x1 x2 ये मान लेते हैं। उसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि fx1 बराबर क्या है, fx2। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ से fx की वैल्यू 1/x है ना, तो fx1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह पे x1 रख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/x1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/x2। यहाँ से तुम्हें साफ पता चल गया कि x2 की गुणा वहाँ कर दो और x1 की यहाँ कर दो। यहाँ से हमें यही तो लाना होता है, x1 बराबर क्या लाना पड़ता है x2। यहाँ पे तुम ऐसे भी करना चाहते हो तो ये वाला चिन्ह लगाना चाहते हो इधर की साइड तो ऐसे लगा सकते हो। ठीक है ना, नहीं भी लगाना चाहते हो तो चल जाएगा। तो यहाँ से x1 = x2 आ गया, तो fx1 बराबर f(x2) से कितना आ गया, x1 = x2। तो हम बोल देंगे कि f जो फलन है वो क्या है, एक एक ही है। यही हमें, तो इसलिए मैंने बोला कि ये तुम जैसे ही आया ना क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए मतलब है ये एक एक ही भी और आच्छादक है, तो उन्होंने खुद ही कहा है सिद्ध करो, इसका मतलब उन्होंने आंसर बता दिया एक एक ही। तो वहाँ पे कुछ तुम्हें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने खाली ऐसे ही बताया तुम्हें, तुम सीधा ऐसे दिखा के एक एक ही कर सकते हो। और आच्छादित के लिए भी मैंने तुम्हें बताया था क्या करना होता है, आच्छादी सिद्ध करने के लिए। आच्छादित के लिए मैंने तुम्हें ये बताया था जो पहला वाला होता है, ठीक है ना, इसमें, ठीक है, इसमें कौन सी संख्या होती है, वो x आती है ना इसमें संख्या, इसमें कौन सी संख्या होती है y। यहाँ उल्टे से शुरू करते हैं कि, ठीक है ना, इस उल्टे से शुरू करते हैं कि y बिलोंग्स टू r के लिए ये y किसी संख्या y और छोटा करके लिखते हैं। मैंने जो तुम्हें लैंग्वेज बताई थी, मैंने ये बताई थी किसी भी संख्या y जो कि इसमें है के लिए, फिर x इसमें, इसका अस्तित्व इस प्रकार से है। या फिर मैंने f मान रख के बताया था तुम्हें, फिर f में मान पहले रख देना तब करना, तो वो मैं फिर से तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने तुम्हें जो लैंग्वेज बताई थी, मैंने कहा था इसको देखते हैं इधर वाले में, ठीक है ना। तो r* में, ठीक है, पहले मैंने बताया था r* में प्रदत्त किसी भी वास्तविक संख्या y के लिए, तो ऐसा करते हैं इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा और छोटा कर देते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। शुरुआत लेकिन दाईं तरफ से ही करनी है, ठीक है। तो हम अगर ऐसे कर लें कि किसी भी y बिलोंग्स टू, बात तो वही है के लिए, ये थोड़ा छोटा हो गया, बल्कि किसी भी y बिलोंग्स टू r' के लिए। और पहले हम क्या बोल रहे थे, किसी भी मतलब r' में किसी भी संख्या y के लिए, ठीक है, बात तो वही है किसी भी y बिलोंग्स टू r' के लिए। तो वही चीज़ है, शुरुआत यहीं से करनी है कि कोई संख्या y है, ठीक है ना, जो कि इसमें है, जो कोई संख्या, पहले समझ लो बात को, लैंग्वेज तो तुम कैसे भी बना के लिख सकते हो, समझना है कि शुरुआत दाईं तरफ से करनी है। कोई भी संख्या y है जो कि r' में है, उसके लिए क्या होता है, ठीक है ना, के लिए। अब हम आगे अब बाईं तरफ जाते हैं, ठीक है ना, के लिए इस वाले में r' में, के लिए r' में, अब ये वाला r' है ये, ठीक है ना, ये वाला r' में किसका अस्तित्व, अब ये x का अस्तित्व, लेकिन हम x नहीं लिखते हैं यहाँ पे, मैंने बताया था तुम्हें, हम मान निकालते हैं, x का y के रूप में मान निकालते हैं, ये पहले ही बताया था। तो क्या करते हैं इसके लिए, देखो हमें पता है ना, ये रफ में कर सकते हैं हम, ठीक है, ये हम रफ में कर सकते हैं। क्या बोला था मैंने, fx बराबर कितना लिखा है 1/x ना, तो हम यहाँ पे करते हैं ये fx को हम क्या मानते हैं, ये fx ही y होता है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/y आ गई। तो एक तरीके से x की वैल्यू कितनी है, 1/y। तो अब तुम्हें कहना है कि y बिलोंग्स टू r', ठीक है ना, के लिए इस वाले में किसका, 1/y का, ठीक है ना, 1/y का, ठीक है, इस वाले में y के लिए, ठीक है ना, इस वाले में 1/y का अस्तित्व, ठीक है ना, इस प्रकार से है, कि क्या बोला था, f, ठीक है ना, याद होगा अगर तो f y 1/y है ना, वो यहाँ पे रख देते हैं x की जगह पे, 1/y = 1/y
और x की जगह पर हमने कितना रखा है यहाँ पे, x की जगह पे 1/y रखा ना, x की जगह पे 1/y, तो यहाँ पे भी x की जगह पे कितना रख देंगे, 1/y रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी x की जगह पे 1/y रख दो, तो 1/y, तो y रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा ना, इसका मतलब y, यही तो हमें बार बार लाना पड़ता था, f 1/y = y आना चाहिए, ठीक है ना, है। अतः बस यही लाइन हमें लिखनी पड़ती थी, लिखते थे। अतः f क्या है, आच्छादक है, अतः f आच्छादक है। तो ये लैंग्वेज अगर तुम्हें याद आ जाएगी, ये एक तरीका याद आ जाएगा कि इधर वाली संख्या y मान लेते हैं, इधर वाली को x, लेकिन x की वैल्यू निकालते हैं बाद में, ठीक है, इस x को कहीं नहीं रखते। फिर बोलते हैं कि y बिलोंग्स टू r' के लिए, ठीक है ना, 1/y बिलोंग्स टू r' का अस्तित्व इस प्रकार से है, मतलब इस वाले y इधर के लिए, इधर एक 1/y का मान, और ये 1/y आया कैसे, हम यहाँ पे क्या रखते हैं, x की वैल्यू f(x) की जगह y रखते हैं और x की वैल्यू निकाल देते हैं, तब ये 1/y का अस्तित्व इस प्रकार से है कि f, और फिर यहाँ पे x की जगह कितना रख देते हैं, 1/y = y, हमेशा ये y आता है, ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में ये y आएगा सॉल्व करके। अतः f क्या है, आच्छादक है। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा भी पूछा हुआ है, इसमें कहा है यदि प्रांत को n से बदल दिया जाए। अब जो उन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा हम चेंज करना चाहते हैं। अब जो प्रांत है, प्रांत पहले वाले को बोलते हैं, इसे n से बदल दिया जाए, दूसरा वाला अभी भी वही रहे, ठीक है ना, दूसरा वाला प्रांत n क्या होता है, प्राकृत संख्याएं, ठीक है ना। अब मतलब एक तरीके से वो माइनस वाली संख्याएं और उससे पहले वाली संख्याएं सारी की सारी क्या हो गई, चली गई है, ठीक है। अब ये इस तरीके से ये, तो क्या अभी भी आंसर वही रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो आंसर अगर हम बोलें तो 1 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1 ही होता है ना, ठीक है। तो 1/2 का कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 मान लो कहीं पे भी यहाँ पे। 3 का कितना होता है, 1/3, वो भी हमें यहाँ मिलेगा। इस तरीके से मिलेगा, तो अभी भी 1 का 1 ही मिलेगा, अभी भी 1 का 1 ही मिलने वाला है ना, इसका मतलब 1 की तो ये है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 1 का 1 ही मिलेगा। 2 का अभी भी व्युत्क्रम, तो तभी व्युत्क्रम का रूल तो वही है कि 2 का व्युत्क्रम 1 नहीं हो सकता ना, एक नंबर का 1 ही व्युत्क्रम होता है। लेकिन अब आच्छादित, तो इसका मतलब 1 ही है, तो 1 के लिए तुम्हें सेम ऐसे ही ये सिद्ध कर देना है, ठीक है ना, सेम ऐसे ही सिद्ध करना। बस यहाँ पे x1 x2 बिलोंग्स टू r' की जगह, क्योंकि अभी बदल दिया ना, पहला वाला n हो गया, तो बस यहाँ पे n लिख देना, बाकी सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वही तुम्हें क्या करना है, x1 x2 एक के लिए इसके हल अच्छा हल तो हम कर ही रहे हैं। अब इससे केस सेकंड है ये, ठीक है ना, यहाँ पे तुम केस सेकंड लिख सकते हो, ये केस फर्स्ट चल रहा था, ठीक है ना, केस सेकंड। अब जो दूसरा वाला केस सेकंड है, ये केस सेकंड यहाँ से शुरू, ठीक है। तो एक की इसमें x1 x2 बिलोंग्स टू क्या मान लेंगे, n, तो इसमें सेम वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे x1 x2 बिलोंग्स टू n लिखना है इस बार, ठीक है। ये हमने किया और सेम वही एक किया। अब आच्छादक लिखेंगे, आच्छादक में मतलब है यहाँ पे सबका टिक लगना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, सारी संख्याएं। लेकिन अब तो यहाँ संख्याएं कम हो गई ना, अब यहाँ पे संख्याएं कम हो गई, यानी कि ये जो इधर की संख्याएं हैं, क्या हर एक, मतलब मान लो कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मतलब 2 है, ठीक है ना, तो 2 क्या होगा, 2 किसका व्युत्क्रम होता है, 1/2 का ना, लेकिन 1/2 तो यहाँ है ही नहीं, 1/2 संख्या यहाँ है, 1/2 का व्युत्क्रम ही तो 2 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इस पर टिक ही नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि इधर ऐसी संख्याएं है ही नहीं, इसका मतलब ये आच्छादी नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें एक एग्जांपल दे दूँगा, नहीं है कि किस मैंने बताया ना, एग्जांपल दे दो, तो जैसे मान लो 2 ही दे दो, एक एग्जांपल 2 ही दे दो कि 2 एक ऐसी संख्या r' में, अब आच्छादी के बारे में बता रहे हैं हम, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो r' में एक कोई भी एग्जांपल दे दो, 2 3 4 5 6 7 में 2, ठीक है ना, ऐसी संख्या है जो किसी का भी n के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है ना। r' में 2 ऐसी संख्या है जो n के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि वो 1/2 तो 1/2 का होता है ना व्युत्क्रम, 1/2 यहाँ है ही नहीं, यानी कि ये प्रतिबिंब है ही नहीं, इस पर टिक नहीं लगने वाला, तो अतः क्या है, f आच्छादी नहीं है। तो तुम लिख लोगे f आच्छादी नहीं है, अतः f। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा इसमें,
कि जब हमने उसको चेंज कर दिया प्रांत से, मैंने तुम्हें बताया ना इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, जो प्रांत है प्रांत है, इनको अगर बदल दिया है तो उसी क्वेश्चन का आंसर अलग आ जाता है। पहले एक एक की आच्छादी आया था, अब एक एक की तो आया लेकिन आच्छादी नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने घर से करने के लिए दिया था, 5 इसमें पार्ट्स थे। ठीक है ना, एक जैसे ही x स्क्वायर एक्स क्यूब तो अगर वो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कतें नहीं हुए तो मुझे बता देना, मैं उनका सॉल्यूशन भी भेज दूँगा। फिलहाल देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है f(x) इक्वल टू, सिद्ध कीजिए कि, नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू, ये ब्रैकेट में x लिखा है, ये कौन सा फलन है, महत्तम पूर्ण द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन कहाँ से कहाँ तक है, R से R में है, मतलब सारी वास्तविक संख्या से सारी वास्तविक संख्या में है, ना तो एक एक है ना आच्छादी है, जहाँ ये x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को निर्भर, ये तो इसके बारे में बता रखा है। ठीक, कुल मिला के ये महत्तम बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि ये मतलब समझने के लिए बस इतना क्वेश्चन है कि ये है f(x) जो दे रखा है एक महत्तम पूर्णांक फलन है, और बताना है कि ये ना एक एक ये ना आच्छादी है। ठीक है, सबसे पहले महत्तम पूर्णांक फलन, ये पिछली क्लास कक्षा 11 में बताया जा चुका है। तो मुझे फलनों के प्रकार, मैंने फलनों के कुछ विशेष फलन करके बताया था। फलनों के प्रकार तो यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ विशेष फलन बताए थे, तो तब बहुत सारे फलन आए थे, उनमें से एक महत्तम पूर्णांक था। क्या था महत्तम पूर्णांक फलन? महत्तम पूर्णांक फलन ये था, महत्तम पूर्णांक फलन में हम क्या लेते थे कि जो वैल्यू आती थी महत्तम पूर्णांक फलन में, मतलब 5/3 है, तो क्या करते थे, जो इसके अंदर है या तो अगर वही इसका आंसर हमेशा पूर्णांक ही आता, मतलब या तो वही पूर्ण, जैसे मान लो 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखते थे क्या 5 है यहाँ पे। ठीक है, 5 कैसा है, पूर्णांक संख्या है, अगर है तो इसका आंसर 5 ही आता था। मान लो हम यहाँ पे 6 लेते हैं, तो देखते थे यहाँ पे ये संख्या पूर्णांक है, हाँ है, तो ये 6 ही इसका आंसर है। लेकिन देखते थे अगर वो संख्या पूर्णांक नहीं है, तब हम क्या करते थे, उससे ठीक छोटी वाली संख्या लेते थे। 5.3 से ठीक छोटी संख्या कौन सी? महत्तम क्यों है इसका नाम महत्तम? इसका मतलब है कि इससे 5.3 से छोटे के जो भी पूर्णांक है उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक। 5.3 से छोटे पूर्णांक कौन कौन से हैं? देखो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 5 है ना, तो इसलिए 5.3 से ठीक छोटा पूर्णांक। ठीक है ना, तो 5.3 से ठीक छोटा पूर्णांक कितना है? 5, तो इसका आंसर 5 है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर हमेशा क्या आते थे? पूर्णांक ही आते थे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही बताना है कि ये एक एक ही, ना तो एक एक ही और ना ही आच्छादक। हमें सिद्ध करना है एक एक ही भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। तो मैंने बताया ना, जहाँ पे भी ये सिद्ध करने का कि नहीं है, एक एक ही नहीं है, आच्छादक नहीं, वहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल देना, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, f(x1) इक्वल टू f(x2) और x1 या y बिलोंग्स टू n के लिए, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे नहीं करनी कि अस्तित्व है। ठीक है, वहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, यहाँ पे बहुत आसानी से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं एक एक ही। सबसे पहले एक एक ही का हम एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पे अभी भी मैंने देखो ऐसा करता हूँ मैं, ये है ना f(x) इक्वल टू ये है। ठीक है, तो हम एक एक ही का एग्जांपल देने के लिए हमें देखना पड़ेगा कहीं 2 नंबर का एक ही अवयव आ रहा है, 2 नंबर का एक ही इमेज आ रही है, एक ही प्रतिबिंब आ रहा। तो देखो 5.3 का कितना, जैसे हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, 5.3 का कितना आया? 5। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे 5.4, तो बताओ ज़रा इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? इसका भी तो 5 ही आएगा। इसका मतलब 5.3 का भी 5 आ रहा है, 5.4 का भी 5 आ रहा है, 2 संख्याओं का एक ही आ गया, इसका मतलब एक एक ही है, ये नहीं है। बस यहाँ पे यही बता देना। ठीक है, तो कोई भी तुम्हें एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने यहीं पे ले लिया है 5.3 मैंने निकाला, तो कितना आया? 5.3 का आंसर 5। ठीक है ना, और 5.4 का निकाला तो 5.4 का आंसर भी कितना आया? 5.4 का आंसर भी कितना है? 5। इसका मतलब 5.3 तथा 5.4 के, ठीक है ना, 5.3 तथा 5.4 का एक ही प्रतिबिंब क्या? 5 है। 2 के एक ही हो गए ना, इसका मतलब क्या है? ये एक एक ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बताएंगे आच्छादक। ये तो हमने एक एक ही वाले में बता दिया एक एक ही है या नहीं है। ठीक है ना, एक एक ही के बारे में बताने की कोशिश करें। अब आच्छादक, और आच्छादक भी बोला आच्छादक नहीं है। अरे तो आच्छादक भी कहाँ से होगा? देखो R से R में है ना ये रिलेशन, कहाँ से कहाँ तक है ये ऐसे ही बता देता हूँ कल समझाने के लिए। R से R में रिलेशन, R मतलब सारी वास्तविक संख्या है ना, इधर भी सारी। आच्छादक कब नहीं होता? आच्छादक तब नहीं होता जब यहाँ पे किसी में टिक नहीं लगता। ठीक है ना, सब में टिक लगने जाइए तब आच्छादक हो जाता है। तो खुद ही सोचो, जब भी हम इसका आंसर निकाल रहे हैं, चाहे कोई भी संख्या 5.3 यहाँ पे कोई है, तो उसका आंसर कितना आ रहा? 5। 5.4 है, उसका भी आंसर कितना है? 5। ठीक है ना, अगर हम 6 का निकाले तो 6, 6 1 का 6,
यहाँ पे हमेशा कैसी संख्याएं मिल रही हैं हमें, यहाँ पे हमेशा हमें पूर्णांक संख्याएं मिल रही हैं सारी की सारी। ध्यान से देखो, पूर्णांक संख्याएं सारी पूर्णांक ही मिल रही हैं। इसका मतलब है जो पूर्णांक नहीं है उन पर टिक लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा। सारी पूर्णांक ही, इसका मतलब छूट जा रही हैं यहाँ पे संख्याएं। हम आच्छादित तभी तो नहीं होता जब यहाँ पे संख्याएं छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तो संख्याएं छूट जा रही। तो तुम क्या लिखोगे इसमें, एग्जाम्पल दे दोगे कोई भी संख्या। अगर तुम एक इतना भी लिख दो यहाँ पे कि 1/2, ठीक है ना, एक ऐसी संख्या है जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि 1/2 क्यों, 1/2 एक पूर्णांक नहीं है। या तुम और अच्छे से समझा सकते हो एग्जामिनर को कि जो संख्या पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना, वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ पे या तो एक एग्जांपल दे दो कुछ भी जो कि पूर्णांक नहीं है, जैसे 2/3, 3/5 ऐसा करके, या फिर पूरा ही बता दो कि जो संख्याएं पूर्णांक नहीं हैं जैसे 1/2, ठीक है ना, वो किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है, तो क्या है ये, F आच्छादी नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन भी ऐसी है, प्रश्न नंबर 4 मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है ना, सेम ऐसा ही है। वहाँ पे f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन था, यहाँ पे f(x) बराबर कौन सा फलन आ गया, मॉड फंक्शन ले लिए। मॉड भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ठीक है। फलन अभी भी R से R में ही है, ना तो एक है ना आच्छादी है, तो इसमें भी ऐसे ही बताना, ना एक है आच्छादी, तो इसमें भी नहीं है ना, तो इसका मतलब एग्जाम्पल लेके तुम्हें पता है ना मॉड फंक्शन क्या होता है। मॉड फंक्शन मतलब हम x की वैल्यू चाहे प्लस रखें या माइनस रखें तो भी इसका आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है ना, मतलब सॉरी तभी भी इसका आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। इसका आंसर हमेशा प्लस में ही आता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू माइनस भी रखें तभी भी प्लस, और प्लस भी रखें तो भी प्लस। बस तुम्हें एक और आच्छादी का एग्जाम्पल बता देना और इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत आसान से बहुत सारे इसका एग्जाम्पल आ सकते हैं। देखो मान लो 1 है, 1 का मॉड कितना होता है, 1 ही होता है। और -1 का कितना होता है, -1 का भी 1 ही हो गया, यानी कि 1 का भी 1 ही, -1 का भी 1 ही, इसमें 2 के 1 ही आ गया, तो इसका मतलब 1 ही है, ये नहीं है। बस यही एग्जाम्पल, तुम 2 भी संख्या कोई और संख्या भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, 1 की जगह यहाँ पे 2 लिख सकते हो, 2 -2, 3 -3, 3 का भी 3 आएगा, -3 का भी 3 आएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो आराम से। तो यहाँ पे लिख दो f1 बराबर कितना आ जाएगा, 1, और f-1 बराबर भी कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब है 1 तथा -1 के का एक ही प्रतिबिंब क्या है, एक ही प्रतिबिंब 1 है, अतः f क्या है, आच्छादी, ओ सॉरी एक ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो एक ही वाली बात आ गई, ठीक है ना, एक ही। अब है आच्छादी, तो आच्छादी भी सेम ऐसी पिछले वाली की तरह, जैसे पूर्णांक फलन, वहाँ पे हमें आंसर में हमेशा पूर्णांक मिलता था ना दाईं तरफ। अभी दाईं तरफ देखो हमेशा क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा हमेशा, क्योंकि तुम्हें पता है ना इधर मॉड में की खास बात होती है कि हम कुछ भी कर लें, किसी भी संख्या का मॉड लें हम, ठीक है ना, तो हमेशा क्या मिलता है, प्लस में। इसका मतलब यहाँ प्लस वाली संख्याओं पर हमेशा टिक लगते रहेंगे, लेकिन माइनस वाली संख्याएँ तो छूट जाएंगी ना, माइनस वाली संख्या तो किसी का प्रतिबिंब होंगी ही नहीं। तो जैसे वहाँ पे लिखा था कि पूर्णांक, जो संख्याएं पूर्णांक नहीं है वो किसी का प्रतिबिंब नहीं होती, ऐसे यहाँ पे क्या लिख देना, जो संख्याएं क्या है, ऋण संख्याएं किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं होगी। बस यही लिख देना कि ऋण संख्याएं जैसे, और उदाहरण एक देना चाह सकते हो, जैसे कुछ भी लिख दो, जैसे -1, ठीक है ना, -1 यहाँ पे किसी को टिक लगेगा, -1 पे नहीं, तो -1 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगी, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगी, अतः क्या हो जाएगा, ये f आच्छादी नहीं है। तो सिंपल था ये भी। देखो प्रश्न नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि कोई फलन R से R में f(x) = इस तरीके से परिभाषित है, ठीक है ना, ये परिभाषित द्वारा प्रदत्त फलन ना एक ही है ना आच्छादी। तो ये फलन का है कि ना एक ही और आच्छादी नहीं। तो जैसे मैंने बताया जब एक आच्छादी ना हो तो एक उदाहरण दे दो और साफ से पता चल जाएगा। तो ये तो देखते ही साफ पता चलता है कि एक आच्छादी नहीं। कैसे, देखो एक ही नहीं है, मतलब एक ही किसे बोलते हैं कि जब 2 के 1 का 1 ही होता है तो एक ही होता है, 2 के अगर 1 हो गए तो क्या होगा, एक ही नहीं होता। यहाँ पे ध्यान से देखो ये बन कैसे रहा है, देखो पहले मैं इसको ऐसे बना के बता दूँ तुम्हें, तो तुम्हें एकदम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।
ये पहला वाला आर, ये दूसरा वाला। उन्होंने ये कहा है कि यदि एक्स, तुम्हें पता है ना इधर वाले एक्स होते हैं, ये वाला एक्स होता है, ठीक है ना, ये एफ एक्स होता है इधर वाला, एफ एक्स या वाई होता है इधर वाला, ये वाई होता है, तो ये एक्स होता है। एक्स का मान यदि 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा, जैसे मान लो मैं मान ले लूँ 0 से बड़े कौन कौन से मान होते हैं, इधर लिख देता हूँ 1 2 3, जैसे कुछ मान ये लिख दे 1 2 3 4। यदि x का मान 0 से बड़ा है तो एफ एक्स बराबर कितना आएगा 1, यानी कि इन सब का टिक किस पे लगेगा, 1 पे लगेगा। एफ एक्स का मान, ये एफ एक्स का मान कितना आएगा, तब 1 ही आएगा, ठीक है ना, 1, ठीक है। यदि x का मान 0 है तब कितना है एफ एक्स का मान 0, यानी कि 0 का प्रतिबिंब कितना हो गया, 0 ही हो गया, तब इन पे लग गया टिक, ठीक है। और यदि x का मान 0 से कम है, 0 से कम मतलब -1 -2 -3, पहले तो मैं तुम्हें यही समझा देता हूँ कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। तो तब उस केस में क्या आंसर -1। बस तुम्हें ये फलन जो ऐसे लिखा था मैंने तुम्हें ऐसे समझा दिया। ये x का मान है, x का मान 0 से बड़ा है, मतलब ये 1 2 3 4 ये सब है, तो 1 है, ठीक है ना, तो एफ एक्स 1 है, तो इनका रिलेशन 1 के साथ है। 0 है तो 0 है, और अगर छोटी संख्या है तो माइनस है। इससे साफ पता चल रहा है कि 1 1 ही है, ये नहीं है, देखो 1 का भी 1 है, 2 का भी 1 है, 3 का भी 1 है, ठीक है ना। तो ये आगे तुम एग्जाम्पल में बता सकते हो कि F1 भी 1 है, F2 भी 1 है, इसका मतलब 1 1 ही नहीं है। यार आच्छादी है, आच्छादी में सब में टिक लगना चाहिए। देखो ये R है ना, R का मतलब कौन कौन सी संख्या होती है, R में तो बहुत सारी संख्या होती है माइनस अनंत से अनंत तक, और यहाँ पे केवल 3 ही संख्या है जिन पे टिक लग रहा है। इसका आंसर हमेशा तो माइनस पे टिक, -1 पे एरो आता है, ये 0 पे आता है, और सारी संख्याएं तो छूट गई ना। तो सीधा सीधा ही बोल दो कि -1 0 और 1 के अलावा और कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जो किसी का प्रतिबिंब है, तो ख़त्म कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें बस एक उदाहरण देके के बता देना। तो हम सबसे पहले 1 1 के बारे में बताते हैं। 1 1 के बारे में हम क्या है, कुछ भी दे दो, F1, ठीक है ना। इसका आंसर भी F1 अगर हम रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 से बड़ा 1, ठीक है ना। F1 का आंसर 1, और F2 का आंसर भी कितना है 1। इसका मतलब 1 और 2, ठीक है ना, 1 तथा 2 जो अवयव हैं का प्रतिबिंब क्या है, का प्रतिबिंब क्या है, 1 है, ठीक है। अतः यह क्या है, 1 1 ही नहीं है, ठीक है, सिंपल है। अब है आच्छादक। आच्छादक के केस में हम बता देंगे, क्या बोलेंगे, केवल -0 और 1 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी है तो यही लिख दो, -0 तथा 1 के अलावा कोई भी संख्या किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है ना। तो -1 0 के अलावा कोई भी संख्या इसका प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ पे तुम थोड़ा सा और ये लिख सकते हो कि यहाँ पे ये भी लिखना चाहते, -1 0 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना, के अलावा कोई भी संख्या R के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं। ऐसे ही ऊपर भी तुम इधर इनकी भी बात कर सकते, समुच्चयों को भी बता सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने घर से करने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइए क्या फलन 1 1 के आच्छादक। इसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, वो इसके बाद बता दूंगा। पहले पार्ट फर्स्ट को देखें। तो क्या बताना, इस बार सिद्ध करने की बात नहीं की। सिद्ध करने के लिए कभी भी बोलते हैं ना तो बहुत आसान तुम्हारे लिए क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। सिद्ध करने की बात नहीं कही है, तो 1 1 और आच्छादक है ये। तो बच्चों इसमें मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट दे दूँ, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना 3 - 4x, ठीक है ना, 4 + 3x, इस टाइप वाले क्वेश्चन, मतलब x की घात जब एक ही होती है, खाली x की घात एक ही है, ठीक है, इस वाले ऐसे वाले क्वेश्चन, और R से R में हो, इससे खास बात है ये देखो फलन R से R में, ये भी लिखा आगे मैं लिखना भूल गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, R से R में, ठीक है। कभी भी तुम R का मतलब सारी वास्तविक संख्याएँ आएगी, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या। तो अगर x की घात एक ही तुम्हें दिखे ना तो आँख मूंद के तुम ये बोल सकते हो कि ये 1 1 ही होती है और आच्छादक भी होती है। दिक्कत कब आती है, जब x की घात 2 हो जाती है, x की घात 4 हो जाती है, x की घात 3 हो जाती है, जब घातें बढ़ती हैं ना तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो लेकिन अभी क्या है यहाँ पर दूसरा R से R, और दिक्कत तभी भी होती है जब n से n में हो, कुछ और हो, तो भी इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन मैंने कब बोला कि 1 1 भी और आच्छादी भी होगा, ये उस केस में बोला x की घात अगर तुम्हें 1 दिख रही है, ये उस केस में बोला जब क्या हो, यहाँ पे फलन क्या हो, R से R में हो। अगर n से n में हो तब तुम्हें चेक करना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। अभी बिना चेक किए भी इजीली हो सकता है R से R में। तो ये क्या होता है, हमेशा 1 1 के आच्छादक होता है। तुम यहाँ पे रख के भी वैल्यू देखोगे तो तुम्हें
अब एक एक के आच्छादक के लिए क्या है, देखो दरअसल ये फलन एफ एक्स है ना, एफ एक्स को हम वाई लिख देते हैं ना, तो वाई इक्वल टू 3 माइनस 4x है ना, तो यहाँ से तुम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, तो 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 3 माइनस वाई बटे 4। तो ऐसा करने से क्या होता है, तुम ध्यान से देखो कि y के हमें क्या चाहिए ये कि एक एक ही, तो एक एक ही तुम ध्यान से देखो तो एक ही मान तो आएगा हमेशा। हम x का y का मान 1 रखें तो x का मान एक ही मान तो मिलेगा। दो मान मिल सकते हैं यहाँ पे, y का मान मैं 1 रखूँ, 3 माइनस 1 एक ही तो मिलेगा, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4, एक ही मान मिलने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि दो मान मिल जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, हमेशा एक एक ही होगा। और ऐसी सेम आच्छादी भी ये होगा। ठीक है, तो अब हम इसे प्रूफ कर दे। प्रूफ करने का तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, तुम्हें पता है। ठीक है, प्रूफ करने का वही तरीका है, एक एक ही प्रूफ करना है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या करना है, x1 x2 बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, एफ एक्स वन इक्वल टू कितना, एफ एक्स टू। कितनी बार कर चुके हैं ये तो अब बिल्कुल रट गया होगा। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू रख देनी, तो 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। ठीक है, 3 से 3 कट गया तो कितना हो गया, -4x1 इक्वल टू -4x2। -4 से -4 गया तो x1 इक्वल टू x2। तो ये सिंपली ये प्रूफ हो गया कि f क्या है। देखिए कि ये तो केवल एक तरीके से बताना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए पता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए नहीं होता था बताइए, तो अगर तुम्हें ये पता ही नहीं है कि एक एक ही, तो तुम कैसे बताओगे। ठीक है ना, अगर ये तुम्हें लगता है कि एक एक ही नहीं होता तो तुम्हें एक एग्जांपल देना पड़ता, लेकिन अभी ये एक एक ही है तो ऐसे ही कर दिया। ऐसे ही आच्छादक में मैंने बोला ये आच्छादक भी होगा। ठीक है, तो आच्छादक में भी हम क्या करेंगे, जब एक्स की कोई स्क्वायर वर्ग वगैरह घात कुछ नहीं होती, ठीक है ना, तो और आर से आर में होता है तो नॉर्मली एक एक की आच्छादी होगा। ठीक है, तो आच्छादक के केस में मैं तुम्हें जो लैंग्वेज बताई है वो लैंग्वेज तुम लिख लो। ठीक है, क्या बोला था मैंने, फिर से देख लेते हैं ज़रा उस लैंग्वेज को। क्या बोला था, ये पहला वाला आर है, ये दूसरा वाला आर है, ये वाले को हम हमेशा मानते हैं कि यहाँ पे वाई है। ठीक है, यहाँ पे एक्स होता है लेकिन एक्स नहीं लिखते, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, वो हमने अभी भी निकाली है। ध्यान से देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस वाई बटे 4। तो हम क्या लैंग्वेज लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रत्येक y बिलोंग्स टू, ये इधर से शुरुआत करते हैं, y बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है ना, r के लिए, अब ये लिख दो, ये और छोटा लैंग्वेज तो मैं बता देता हूँ थोड़ा। प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए 3 माइनस वाई बटे 4 बिलोंग्स टू r, ये। ठीक है, ये थोड़ी और छोटी लैंग्वेज हो गई। ठीक है ना, इससे छोटी, और बस इससे छोटी कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है ना, इससे छोटी क्या मिलेगी, प्रत्येक y बिलोंग्स टू, यहाँ से राइट साइड से शुरुआत करोगे, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है ना, 3 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल देनी है तुम्हें। ठीक है ना, 3 माइनस वाई बटे 4 बिलोंग्स टू r का अस्तित्व इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि, अब क्या बताया था मैंने, ये जो 3 माइनस वाई बटे 4 है वो यहाँ पे रख देते हैं एफ एफ में। ठीक है ना, एफ और एक्स की जगह पे कितना रख देते हैं, ये 3 माइनस वाई बटे 4। यही सबसे छोटी लैंग्वेज है। ठीक है ना, इससे छोटा कुछ नहीं लिख सकते। प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए 3 माइनस वाई बटे 4 बिलोंग्स टू r का अस्तित्व इस प्रकार से है कि f 3 माइनस वाई बटे 4। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे कितना रख देना, 3 माइनस वाई बटे 4, तो रख दो यहाँ पे x की जगह पे कितना रख देना, 3 माइनस वाई बटे 4। तो तुम यहाँ पे रखोगे, 4 से 4 कट जाएगा, फिर 3 से 3 कटेगा, माइनस माइनस, हमेशा आंसर इसका y आने वाला, ध्यान रखना। y नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुमने कुछ गड़बड़ किया, इक्वल टू y। ठीक है ना, अतः क्या है, f आच्छादी है। अब इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में दे रखा है एफ एक्स को, इसमें भी जांच करके बताना कि बताओ ये आच्छादी है, एक एक की आच्छादी है या नहीं है। ठीक है ना, अब देखो, अब दिक्कत हो गई, अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया। जब भी स्क्वायर आ गया तो समझ लो गड़बड़ हो गई। अब क्या है, ये एक एक की आच्छादी होने में इसमें दिक्कत हो सकती। स्क्वायर वाले क्वेश्चन हमने वैसे भी किए थे, तो तुम्हें याद आ रहा होगा, स्क्वायर के केस में क्या हो जाता है, 2 का 1 हो जाता है ना, क्योंकि माइनस का वर्क करके भी वही आता है, प्लस का वर्क करके भी वही आता है। तो सेम ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, तो एक एक ही ये नहीं होने वाला। ठीक है, तो एक एक ही हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल इसका हम दे सकते हैं। अगर हम f1 निकालें, 1 का निकालें, तो 1 का वर्क करो तो कितना आ जाएगा, 1 का वर्क, 1 और धन 1 कितना हो गया, 2। अगर मैं -1 भी निकालता हूँ, -1 का, तो मैं -1 का वर्क करता हूँ, -1 का वर्क करके भी तो 1 ही आएगा, 1 धन 1, तो 1 का आंसर भी 2 ही आया। ये हमने क्वेश्चन किए थे बिना ऐसे करे।
ऐसे करके हमने क्वेश्चन कर रखे थे कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो सेम ऐसा ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, 1 आ भी गया तो ठीक है ना। अगर +1 भी हो गया तो भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो, अभी भी एक एक ही नहीं है, ठीक है। तो एक तथा तो 1 - 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, के प्रतिबिंब कितना है, 2 है, अतः यह क्या है, एक एक ही नहीं है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 और -1 जो अवयव है उनका प्रतिबिंब 2 है, ठीक है ना। 2 प्रतिबिंब मतलब है तो एक ही ना, लेकिन ठीक है 2 का 1 प्रतिबिंब आया, तो अतः ये एक एक ही नहीं है। नेक्स्ट ऐसी आच्छादक। आच्छादक के केस में मैंने बताया, आच्छादक में भी पुराना जैसे स्क्वायर वाले में क्या दिक्कत होती थी, स्क्वायर में ये होता था कि हमेशा क्या मिलता है, जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो पॉजिटिव ही तो मिलता है, पॉजिटिव संख्या हमें धन मिलती है। तो यहाँ पे कभी हमें ऋण संख्या मिलने वाली है, नहीं मिलने के वाली। इसका मतलब है दाईं तरफ सारी ऋण संख्याएं छूट जाएंगी। तो हमें एक इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर वाले में तो आँख मूंद के ज़्यादातर केसेस में वो नहीं होता, ना एक एक ही होता, ना आच्छादी, क्योंकि वो ऋण, क्योंकि धन का वर्ग भी धन ही होता है, ऋण का वर्ग, इसी वजह से दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे दो कुछ भी, उससे हम बता सकते हैं। कौन सा एग्जांपल देंगे, हम बोलेंगे कौन से आच्छादी के केस में कौन सी एग्जांपल देते हैं, हम कहते हैं माइनस वाली संख्याएं। माइनस वाली संख्याएं किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं होती, कुछ भी लिख दो, -4, -7, -8, ठीक है। ठीक है, आच्छादी में लिख दिया कि -4, कोई एक नेगेटिव संख्या दे दी कि वो इस प्रकार से है, ठीक है ना, दाईं तरफ एक नेगेटिव संख्या इस प्रकार से, ये किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होने की, इधर नेगेटिव तो पे टिक लगने ही नहीं वाला, क्योंकि हमेशा वर्ग करके पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। प्रतिबिंब नहीं है तो अतः क्या है, एफ क्या है, आच्छादी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। माना कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में कोई फलन है। तो इस प्रकार एफ ए बी, ये इस तरीके से दे रखा है परिभाषित फलन। तो एक ही और आच्छादित फलन दोनों सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तुम्हें बस केवल सिद्ध करके दिखा देना है कि एक क्या आच्छादित। बस थोड़ी सी क्या है इसमें, ये नॉर्मल फंक्शन अभी तक जो थे ना, थोड़ा सा उससे अलग है, बस केवल वो चीज़ समझ में आ जाए तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। नॉर्मल फलन से कैसे अलग है, इस बार तुम देखो, अभी तक फलन ऐसे मिलते थे, एफ ए से और बी में ऐसे करके मिल रहा था ना। एक है ए में ऐसी संख्याएं होती थी ना, 1 2 3 4 ऐसे करके, बी में भी ऐसी होती थी 1 2 3 इस तरीके से होती थी ना। अब देखो ध्यान से, ए नहीं है, ए क्रॉस बी है। तुम्हें पता होना चाहिए ए क्रॉस बी में कैसे अवयव आते थे, क्रमित युग्म वाले आते थे ना। यही देखो लिख रखा है यहाँ पे, एफ ए बी क्रमित। इसका मतलब तुम्हें कुछ इस टाइप से मिलने वाला है, 2 3 यहाँ के अवयव ऐसे, ठीक है ना। ये ए क्रॉस बी है और ये क्या है, बी क्रॉस ए है। इसका अवयव ऐसे मिलने वाला है 2 3, ठीक है ना। इसका अवयव कितना मिलने वाला है, 3 4, ठीक है ना, 5 6 ऐसे करके, 7 8 ऐसे। और इनके जो तुम ध्यान से देखोगे तो ए बी का संबंध किससे हो रहा है, बी ए से, अपने उल्टे से हो रहा है। ए का बी, ए बी है तो बी ए से। इसका मतलब 2 3 का संबंध यहाँ किससे हो, कौन से क्रमित युग्म से होगा, 3 2 से। 3 4 का किससे होगा, 4 3 से। 5 6 का कितना होगा, 6 5 से। तो ये है सिंपल। 7 8 का किससे होगा, 8 7 से। तो ये है, लेकिन अवयव अब इस रूप में होंगे, ठीक है ना। तो वो नॉर्मल रूप में अब अवयव नहीं होंगे। तो अगर इस रूप में अवयव हैं तो अब तुम्हें केवल ये सिद्ध करने के लिए मैंने तुम्हें बताया ना, वही fx1 इक्वल। लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे ये है, इस बार तुम fx1 इक्वल टू fx2 ऐसा करके नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। x1 वो तो तब लेते थे जब अवयव एक ही होते थे, x1। अभी यहाँ पे अवयव क्रमित युग्म है, तो तुम्हें क्रमित युग्म, 2 क्रमित युग्म तुम्हें लेने पड़ेंगे, ध्यान रखना। 2 क्रम। अब पहले हम लेते थे, देखो ध्यान से, पहले लेते थे x1 x2 बिलोंग्स टू और पहला वाला, ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पहला वाला भी चेंज हो गया, ए नहीं रहा, बल ऐसे लेते थे पहले, x1 x2 बिलोंग्स से। इस बार ऐसे नहीं लेंगे, ठीक है ना। इस बार क्या करेंगे, अब हमें क्योंकि क्रमित युग्म के रूप में है ना अवयव, ठीक है। तो अब हम ऐसे लेंगे, देखो ऐसा करते हैं, मैं अवयव यहीं से उठा लेता हूँ। वैसे ए बी है ना, तो मैं पहला वाला अवयव, अभी तक x होता था ना यहाँ पे, अभी देखो x कहीं पे है ही नहीं, यहाँ पे ऐसे होता था, एफ एक्स होता था। और हम x के लिए क्या लेते थे, एक अवयव x1 ले लेते थे, एक x2 ले लेते थे। अभी क्या ए बी है ना, तो ऐसा करता हूँ, मैं एक अवयव ले लेता हूँ a1 b1, ठीक है। ए बी है ना, तो मैंने एक अवयव ले लिया a1 b1, दूसरा अवयव ले लिया मैंने, इसका अवयव ऐसे ही तो आएंगे a2 b2, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो अब गई। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, पहला अवयव है a1 b1, दूसरा अवयव मैंने क्या ले लिया, a2 b2 बिलोंग्स टू। अब क्या आ गया, पहला वाला a नहीं आएगा, इस बार आएगा a क्रॉस b। तो अब हमने शुरुआत कैसे करनी होगी, पहले हम शुरुआत कैसे करते थे, fx1 इक्वल टू fx2। इस बार हम शुरुआत कैसे करेंगे, f a1 b1
इक्वल टू कितना F(A2)(B2) और हम प्रूफ करते क्या थे लास्ट में, हम शुरुआत प्रूफ करते थे x1 बराबर x2। इस बार हम क्या सिद्ध करेंगे कि ये A1(B1) बराबर A2(B2)। तो हम रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू। FAB कैसे परिभाषित है, उसका उल्टा हो जाता है, AB है तो BA हो जाता है। यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, B2A1 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, B2A2 के। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने पढ़ा था दो क्रमित युग्म तब बराबर होते हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हुआ, A1B1, सॉरी ये A1B1 था। ठीक है, तो कितना हो गया ये, इसका B1A1 हो जाएगा। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि दो क्रमित युग्म तब समान होते हैं जब उनके संगत अवयव समान होता है, पहला वाला पहले वाले के बराबर। तो यहाँ से B1 बराबर किसके बराबर आ गया, B2 के। ठीक है ना, और A1 बराबर किसका आ गया, A2 के। ठीक है, A1 बराबर A2, B1 बराबर B2 का आ गया। इसका मतलब जो हम प्रूफ करना, B1 B2 के बराबर A1, इसका मतलब ये दोनों बराबर ही तो हो गए यहाँ से। इसका मतलब ये सीधा आ गया A1B1, इसका मतलब ये हो गया A1B1 इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, B1 B2 के बराबर, ये दोनों बराबर हो गए, A1B1 बराबर कितना हो गया, A2B2। तो ये सिद्ध हो गया, इसका मतलब F क्या हो गया, एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं आच्छादन। ठीक है, बस तुम्हें इसके अब ये केवल ये चीज़ समझ जाओ ना कि पहले हम जो x1 x2 ऐसे लेते थे, इस बार हम वैसे नहीं लेंगे। बस ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो हो जाए। अभी तक हम यहाँ पे क्या लेते थे, y लेते थे ना, ये y, ठीक है ना, y बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे हमें y भी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्यों, अब जब हमने x चेंज किया तो y भी अब हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, उसको हम चेंज करके क्या लिखेंगे, देखो एक तरीके से ये f इस वाले को सोच लो कि ये y है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक, इसकी लैंग्वेज थोड़ी दो अलग लिखनी पड़ती है, प्रत्येक BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A। ठीक है ना, देखो A क्रॉस, ये वाले A भी किसका अवयव होंगे, यहाँ वाले के ना, AB, ये x होता है ना, मतलब पहले वाले का। जो आंसर मिलता है वो कौन से वाले का होता है, दूसरे वाले का, B क्रॉस A, यानी कि ये किसका होगा, BA। तो तुम्हें लैंग्वेज अभी भी वैसी लिखनी है, प्रत्येक B, ये दूसरा वाला, बिलोंग्स टू B क्रॉस A के लिए, ठीक है ना, AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B का अस्तित्व इस प्रकार से है। इसकी थोड़ा लैंग्वेज समझ लें, थोड़ा सा अलग है, अस्तित्व इस प्रकार से है, कुछ नहीं, क्वेश्चन से ही उठा लेना सारी चीज़ें कि FAB इक्वल टू क्या, BA। मैंने एक तरीके से क्वेश्चन ही पूरा उठा के लिख दिया, प्रत्येक BA, ठीक है, मैंने बोला ये वाली इसको लिख देना पहले, ये AB हो गया, BA, प्रत्येक BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A के लिए AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B का अस्तित्व इस प्रकार है, और ये क्वेश्चन से उठा के लिख दिया, बस कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी लिखी मैंने। तो ये क्या है, क्योंकि इसलिए लिखा मैंने क्योंकि आच्छादी है ये, ठीक है ना, और एक की भी है, तो तुम्हें बस लैंग्वेज बनाने वाली बात है कि लैंग्वेज बनाने की, जो क्या है, F क्या है, आच्छादी है। ये थोड़ा क्रमित युग्म वाला था, इसलिए इसकी लैंग्वेज थोड़ा इस तरीके से तुम्हें लिखनी है, कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए Fn इक्वल टू, यहाँ पे Fx नहीं लिखा हुआ, n लिखा हुआ, तो उससे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, समझ लो कि जहाँ पे n होना था वहाँ पे, जहाँ पे x होना था वहाँ पे n हो गया। मान लो वैसे x होता तो तब क्या लिखा होता, Fx बराबर x + 1/2 और x/2, यदि x विषम है x सम है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, x की जगह n भी हो गया। तो द्वारा परिभाषित एक फलन n से n में, ठीक है, बताइए क्या फलन f एक क्या बताने वाला क्वेश्चन है, पहले तो मैं बताता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिद्ध कीजिए, तो एक की आच्छादी हो भी सकता नहीं। और दूसरा देखो, कभी भी हम बोलते हैं ना एक की आच्छादी, कभी कभी तो ऐसे पूछते हैं कि एक की अलग से पूछते हैं, आच्छादी अलग से पूछते हैं, कभी कभी बोलते हैं एक की आच्छादी, एक की, और ब्रैकेट में लिखा बाइजेक्टिव। एक की आच्छादी का मतलब क्या होता है, एक की आच्छादी उस फलन को कहते हैं जो एक की और आच्छादी दोनों हो। तो इसमें सबसे पहले ये बता दूं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे पूछते हैं एक की आच्छादी और ब्रैकेट में बाइजेक्टिव वर्ड लिखा हुआ होता है, बाइजेक्टिव, एक की आच्छादी। यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं वो एक की तथा आच्छादी नहीं कहा, एक की आच्छादी का। एक की आच्छादी हमेशा उस फलन को कहते हैं जो एक की और आच्छादी दोनों होता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में अगर तुम्हें एक भी थोड़ा सा पता चल गया ना कि एक की नहीं है या आच्छादी नहीं है, तो तुम्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल मात्र ऐसा निकल गया ना कि एक की नहीं है,
तो उतने में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आच्छादी करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा तुम बोलोगे कि ये एक एक की आच्छादी नहीं है, क्योंकि एक एक की आच्छादी तो तभी होगा ना, वो बाइजेक्टिव तभी होगा जब एक एक की भी होगा और आच्छादी भी होगा। मान लो तुमने एक एक की निकालने की कोशिश करी और एक एक की नहीं निकला, एक एक की नहीं है, तो आगे आच्छादी करने की कोशिश करनी ही नहीं है, फिर छोड़ देना क्वेश्चन, बोलना कि ये एक एक की आच्छादी, क्योंकि एक एक की है ही नहीं, तो एक एक की आच्छादी है ही नहीं, आच्छादी से हमें क्या लेना, आच्छादी आ भी जाए तो भी एक एक की आच्छादी नहीं है, और आच्छादी नहीं भी आए तो भी एक एक की आच्छादी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको हम वैल्यूज़ रख के आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये n से n में है ना, n तुम्हें पता है कौन सी संख्या होती है, 1 2 3 4 5, ऐसे दिखने में थोड़ा टफ सा लग रहा है लेकिन है नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो हम क्या करना, यदि n विषम है तो n+1/2 होता है ना, n विषम, तो मान लो हम 1 का देखते हैं कि 1 का क्या प्रतिबिंब निकलेगा। तो 1 तो विषम संख्या है ना, तो ये हम यानी कि हमने यहाँ पे रखना है 1 का मान, 1 धन 1/2 कितना हो जाएगा, करो 1 धन 1/2, 2/2 कितना आ गया, 1 आया ना, इसमें मतलब 1 का प्रतिबिंब कितना आया, 1 आया, ठीक है ना। अब हम करते हैं 2 का निकालते हैं, 2 कैसी संख्या है, विषम संख्या है ना, 2 विषम है तो 1 विषम संख्या थी, मैंने विषम में बोला था ना पहले, 1 विषम संख्या, ठीक है, तो विषम है तो यहाँ पे रखा था। अब 2 कैसी संख्या है, 2 संख्या सम है ना, सम, तो सम में कौन सा रूल चलेगा, यदि n सम है तो यहाँ पे रखना है 2, तो 2/2, 2/2 रखो कितना होता है, 1 होता है ना, यानी कि 2 का प्रतिबिंब कितना है, 1 आया। ऐसे ही मान लो तुम्हें 3 का करना है, 3 विषम है ना, तो 3 धन 1, 3 और 1 4, 4/2 कितना होता है 2, तो 3 का कितना आया, 2 आया, ठीक है ना। ऐसे ही 4 का निकालना है, तो 4/2 कितना आया, 2। तो देखो तुम्हें साफ पता चल रहा है कि 2 का क्या आ रहा है, 2 संख्याओं का एक ही आ रहा है ना, इसका मतलब एक एक ही है, ये नहीं है, ठीक है, एक एक ही है ही नहीं, बस। तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तुम्हें एक एग्जांपल, एक उदाहरण दे देना कि अगर तुम F1 लोगे, ठीक है ना, F1 तुमने लिया तो क्या किया, 1 + 1/2 यानी कि कितना है, 1। F तुमने 2 का निकालागा तो कितना आया, 2/2 कितना आया, 1। तो 1 तथा 2 जो कि n बिलोंग का प्रतिबिंब कितना है, 1 है, अतः क्या है, 2 के एक ही हो गए ना, 2 संख्याओं के क्या है, एक एक ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अब तुम्हें इसे आच्छादी से, अब तुम्हें तो एक एक की आच्छादी बताना ना, बाइजेक्टिव, जब एक एक की नहीं है तो एक एक की आच्छादी खुद ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यह आच्छादी है या नहीं है, तो ध्यान से देखोगे यह आच्छादी होने वाला है। वैसे तो देखो 1 2 है, 4 है, 3 4 का 2 ऐसे, जब 5 6 का निकालेंगे 3, सब में टिक लगेगा इसमें, ठीक है ना, सब में टिक लगेगा, ये 1 है, ध्यान रखना है, 1 है, तो ये सब में टिक लगने वाला है, इसमें आच्छादी तो होगा। फिर तुम्हें पता ना, जब जो चीज़ होती है उसको थोड़ा सा लैंग्वेज से दिखाना पड़ता है, तो इसलिए तो वो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा फिर लैंग्वेज से दिखाना। उससे अच्छा हम ये करते हैं, जब ये एक एक की है ही नहीं, अब आच्छादी हो या ना हो, तो उससे कोई फ़र्क, अगर तुम बताना भी चाहते हो लिख सकते हो कि यह क्या है, सीधा नॉर्मली लिख लो, क्योंकि लेकिन तुम्हें केवल एक एक की नहीं है ना, इसी से पता चल गया कि यह एक एक की आच्छादी, एक एक की आच्छादी नहीं है ये, ठीक है ना। तो लिख दो, अतः क्या है ये, बाइजेक्टिव, जब एक एक की है ही नहीं, रहता है एक एक की आच्छादी नहीं है, क्योंकि एक एक ही नहीं निकला तो एक एक की आच्छादी तो होगा ही नहीं है, ठीक है ना। आच्छादी अब हो भी जाए, है भी आच्छादी तो भी एक एक की आच्छादी नहीं है, हमें केवल इतने से ही पता लगा। अभी लास्ट है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, तो मैंने तुम्हें घर से करने के लिए दिए थे, अगर नहीं हुए होंगे तो बता देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूँगा। लेकिन प्रश्न नंबर 10 ये लास्ट है, क्योंकि इससे पहले के करा दिए, ठीक है ना, और 12 ही लास्ट क्वेश्चन था इसका। तो प्रश्न नंबर 10 है, f(x) = x-2 फलन a से b में a बराबर इतना, b बराबर इतना, ज़्यादा इससे मतलब नहीं है तुम्हें। a बराबर r-3, r में से 3 को निकाल दिया, 3 को क्यों निकाला हुआ, क्योंकि 3 - 3 0 बटे में 0 आ रहा है ना, ठीक है। b बराबर 1 और r माइनस क्या कर दिया, किसको निकाल दिया, 1 को भी निकाल दिया, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना कि f एक एक की आच्छादी है, ठीक है ना। नहीं, क्या है, पूछा है कि क्या है या नहीं है, तो मैंने तुम्हें बताया। अब पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा कि है नहीं है तो एक एग्जांपल देना पड़ेगा। लेकिन मैंने बोला तुम्हें कि अगर घात जब 1 हो ना, ठीक है ना, घात क्या हो, x की घात 1 हो, तो ज़्यादातर केसेस में, और दूसरा फलन कहाँ से कहाँ तक हो, r से r में, तो देखोगा r से r ही में है, ये r है और r ही है, बस वो 3 संख्या उन्होंने निकाल दी, बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनमें तो 0 होना नहीं था, 1 भी उन्होंने जानबूझ के निकाली, बाद में पता चल जाएगा तुमने क्यों निकाली, ठीक है।
तो जब भी आर तुम्हें दिखे और एक्स की घात एक ही दिखे तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, फलन एक एक ही भी होता है और आच्छादी भी होता है। तो मैं ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, सीधा बोल देना कि एक एक की आच्छादी ये है, बस तुम्हें दिखाना शुरू कर देना वही fx1 बराबर fx2 करके, और वो जो लैंग्वेज मैंने बताई थी उससे। तो मैं इसको करके तुम्हें बताता हूँ। तो एक एक ही के लिए हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू r और fx1 बराबर fx2 ना। तो जो हमारा फलन था क्या था, फलन ये था ना x-2 x-3, तो fx1 क्या होगा, x की जगह x1 x की जगह x1 रख देंगे, तो x1 - 2 बटे x1, यहाँ पे x2 आने, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी गुणा यहाँ करेंगे, इसकी गुणा यहाँ करेंगे, ठीक है ना। पूरा गुणा करके 6 और ये कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद बहुत सिंपल है, x1 बराबर x2 आ गया, तो f क्या हो गया, एक एक ही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आच्छादक। देखो आच्छादक करेंगे, आच्छादक भी ये है ही, तुम्हें पता है। तो आच्छादक के केस में मैंने क्या बोला था, सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, जब fx है उसकी जगह पे क्या रख देते हैं y, और वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू, x का मान निकालते हैं y के रूप में हमेशा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई वगैरह करके ईजीली ये हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था इसमें मैंने बोला था ये पहले वाला, तो ये यहाँ राइट साइड में तो y लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है ये x होता है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू निकाली जाती है, तो हमने निकाल दी ना x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आई, y के रूप में 3y - 2 बटे y - 1। अब मैंने जो तुम्हें लैंग्वेज बताई थी सेम वो लैंग्वेज लिख देनी है, बस प्रूफ हो गया। क्या लैंग्वेज बताई थी, मैंने बोला था प्रत्येक y बिलोंग्स टू, और जो यहाँ पे है y बिलोंग्स टू r-1 के लिए, दूसरा मैंने क्या बोला था, ये वाली चीज़, ये बिलोंग्स टू ये, ठीक है ना। 3y - 2 y माइनस बिलोंग्स टू r-3 का अस्तित्व इस प्रकार है कि, अब क्या बोला था मैंने, f, इसको हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं x की जगह पे, यहाँ पे रख देते हैं 3y - 2 बटे y - 1 इक्वल टू, और यहाँ पे हम रखते हैं इसको वैल्यू को x की जगह पे हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। 3y - 2 बटे y - 1 -2 और 3y - 2 बटे y - 1 -3, ठीक है। इसको सॉल्व करना तुम, ठीक है, इजीली। y - 1 इसमें एलसीएम आ जाएगा, y - 1 से y - 1 कटेगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है, y आने वाला है, इसको सॉल्व करके इक्वल टू y आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, सॉल्व कर लेने से। तो इससे क्या पता चल गया कि f क्या है, आच्छादी। ये वही लैंग्वेज हमने लिखी है जो हमेशा लिखते ही हैं। इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चन अगर नहीं होंगे तो बताना, वो मैं भेज दूँगा।